मैंने सुना है यहाँ पर बता रहे थे कि तकरीबन पॉपुलेशन पाकिस्तान की कोई न्यूयॉर्क स्टेट में शायद लाख के करीब है, इतना ही होगा। तो बहुत 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 बड़ी मेरे ख्याल में तादाद है। और सुना है कोई एक परेड होती है जिसमें हजारों लोग आते हैं, मेला जो होता है उसमें हजारों लोग आते हैं। तो आप लोग के सामने देखें ना, आप लोग कितने खुश हैं। मुझे लोग जो मिल रहे हैं कि यार शुक्र है कि कराची के हालात, पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो रहे हैं। लेकिन कोई अगर ये समझ रहा है, आज जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ कि नवाज जो भी हो रहा है हमारे साथ सिंध हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा है, और नवाज शरीफ ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया है वो उसके खिलाफ काम कर रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने कि आप बड़े भाई और छोटे भाई बनकर कहा कि आप पंजाब को संभालें, हम सिंध को संभालते हैं, आप हमें ना छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। तो आज जब आपको कोई तीसरी कुव्वत छेड़ रहा है तो फिर आप लोग दोनों वावेला क्यों मचा रहे हो? तो वो जो तीसरी कुव्वत है वो पाकिस्तान के बका के लिए अगर उसके बीच में रुकावट आप डालेंगे, तो जनरल राइल शरीफ ने बाकायदा एक मीटिंग में कहा कि कराची ऑपरेशन के बीच में जो भी रुकावट आएगा मैं उसको रोनते हुए चला जाऊंगा और मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। और मैं साथ साथ आपको ये कहूँ कि आज से 2 दिन पहले मैंने मियां आजिम साहब से ये बात की थी कि अनकरीब ये जो करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है जिसमें सबसे पहले एमक्यू के कुछ लोगों को टारगेट किया, उठाया गया। वो तो एक क्राइम के उसमें सिलसिले में 260 लोग बल्दिया के अंदर, फैक्ट्री के अंदर मजदूर, गरीब मजदूर 260 वो जलाए गए सिर्फ भत्ता के ऊपर। उस फैक्ट्री के मालिक से जो है 5 करोड़ रुपया भत्ता मांगा गया, उसने नहीं दिया, उस फैक्ट्री को जलाया गया और उसके अंदर 260 गरीब मजदूर थे जिनकी आपको पता है कि एक मजदूर की क्या सैलरी होगी, और उनको कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं। कोई ये नहीं बता सकता है कि ये इनमें कौन लोग इन्वॉल्व है। ये मैंने बताए, ये मैं आज आप लोगों के सामने मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने एमक्यू में रहते हुए ये चीजें मैंने बताई। मैंने कराची के अंदर, लियारी के अंदर, कराची के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन में मैंने रेंजर्स का साथ दिया एज अ पाकिस्तानी। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं दे सकता हूं तो मैंने लियारी के अंदर एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो क्रिमिनल वहां पर आके छुपता था जिस घर में, उसके साथ वाले को पता था कि क्रिमिनल आया, वो डायरेक्ट फोन करता था और वो मुझे इन्फॉर्म करता था, या रेंजर्स का एक नंबर है 1150 उसको इन्फॉर्म करता था, और इसी तरह छापे लगते थे और इस तरह के लोग उठते थे। इसी तरह एमक्यू के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो इसी तरह उठते थे। अब जो बारी करप्शन की जो शुरुआत हुई है, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर आसिम के पकड़े जाने से या दूसरों 2-3 और लोगों के पकड़े जाने से, अब जो है पंजाब के अंदर भी मेट्रो बस पे पता नहीं कितने लोग आप लोग चढ़े नहीं चढ़े लाहौर में। अब मुझे बड़ी हंसी आती है कि 45 बिलियन का जो मैंने लाहौर का तो नहीं देखा करीब से, लेकिन चूंकि मैं इस्लामाबाद में भी रहता हूँ, पिंडी से इस्लामाबाद 45 बिलियन रुपीस का जो है, जो 45 अरब जिसको कहते हैं, वो खर्चा करके मेट्रो बस बनाया। अब अगर आप मेट्रो बस आप बना रहे हैं तो मेट्रो बस के लिए आपको 45 अरब, अगर आप यही पैसे खर्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर, तो कितना उसका एक फर्क आपको नजर आता है। और सबसे बड़ी बात कि बिजली नहीं है, 18 घंटे बिजली नहीं है, आप उस पर खर्च करते हैं। और वो जो जंगला बस बनाया इन्होंने, आप यकीन करें कि उस बस के लिए आपको कोई ये जो इन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, ये जो अंडरग्राउंड में, उनकी जरूरत ही नहीं थी। आपको बस ही चलानी थी, आप उसको साइडों में जो है वो दीवार लगा देते, दीवार लगा के बस चला लेते हैं। या आपने इतना खर्चा किया तो आप उसको जो है दूसरे मुल्क की तरह उसको मेट्रो ट्रेन चला लेते आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि इस 45 अरब में 25% करप्शन जो है वो पंजाब हुकूमत के सीनियर तरीन लोगों ने लिए हैं। यानी 45 अरब का 25% क्या होता है। और ये वाहिद मेट्रो बस का जो ठेका है, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ होगा।
ये वाहिद ठेका है जो बगैर टेंडर के दिया गया है। इसमें टेंडर नहीं हुआ है, डायरेक्ट टर्किश कंपनी को, और वो भी टर्की के प्रेसिडेंट को जाके दिया गया, और प्रेसिडेंट ने अपने रिश्तेदार को दिया, और ये प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर ये डील हुई है, और ये जो है ये मेट्रो बस दिया गया है। तो ये चीजें जब हो रही हैं, और अगर करप्शन के खात्मे के लिए अभी देखें ना, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम सियासी लोग आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं, यानी हम नाकाम हो गए। मैं मानता हूं कि हम नाकाम हो गए, मैं मानता हूं कि हम एज अ पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, हम नाकाम हो गए, और इसलिए अब हम आर्मी की तरफ, फौज की तरफ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ लगे, क्योंकि मार्शल लॉ लगने से फिर मुल्क जो है वो पीछे की तरफ। हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत 5 साल पूरी करे, लेकिन बीच में जो ये करप्शन के खिलाफ जो नैक और FIA अंडर द लीडरशिप, ये भी मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ ये जो कर रही है, इसके बीच में रुकावट ना डाले, क्योंकि अगर इन्होंने रुकावट डाली तो अल्टीमेटली मुझे जो नजर आ रहा है 2016 में शायद हो सकता है, जो मुझे नजर आ रहा है कि जमहूरी हुकूमत नहीं रहेगी पाकिस्तान में अगर ये रुकावटें पैदा करेंगे। और दूसरी तरफ भारत का आप देखें कि रोज हमारे बॉर्डर्स पे शेलिंग हो रही है, सियालकोट सेक्टर में रोज वहां पर जो है लोगों को मारा जा रहा है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने जो एक इंटरनेशनल प्लान बनाया है पाकिस्तान को बलूचिस्तान और कराची के थ्रू पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो भी एक बहुत सीरियस मैटर है हमारे लिए, वो भी एक सीरियस इश्यू है जिसको हमें चाहिए कि हम जो है ये छोटी छोटी बातें जो हम बैठ के कर रहे हैं कि जी करप्शन पे हमें क्यों पकड़ा जा रहा है या हमें जो है क्यों रोका जा रहा है, हम बैठ के ये सारे हम यूनाइटेड होकर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ये सोचें कि भारत का जो इस वक्त मोदी ने जो प्लान बनाया पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, उसके खिलाफ हम किस तरह ये जंग लड़े, हम किस तरह जो है अपने फौज को मजबूत करें। हम फौज के खिलाफ बात हम जब करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, और हम ये आकर कहते हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे फौज की, और आप 3 साल के लिए हो, हम हमेशा के लिए। आप ये नहीं देख रहे हो कि ये फौज आपके मुल्क को बचाने के लिए लड़ रही है। यही फौज जो है ये इंडिया की, अगर आप यकीन करें कि हमारी फौज मजबूत नहीं होती तो पता नहीं कितने सेक्टर्स पे जो है इंडियन पाकिस्तानी सेक्टर पे कब्जा कर लेता, पाकिस्तानी इलाकों में कर। ये उनको पता है कि पाकिस्तानी फौज के अगर किसी एक पोस्ट पर भी आप हमला करेंगे तो उसके बदले में आपके 10 पोस्टों पे हमला होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इस वक्त इस पूरे जितने भी रीजन में वो सबसे मजबूत तरीन फौज है हमारी। पाकिस्तान की फौज कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि अंदरूनी मुदाखलत या बैरूनी मुदाखलत जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं उनका खात्मा करने के लिए मैं दुआ गो हूँ आप लोग की तरह। आप लोग की भी बहुत सारों की इंटरेस्ट है, आप लोगों की फैमिलीज है पाकिस्तान में। अल्लाह करे कि इमरान खान मैच्योर हो जाए और ज़्यादा, अल्लाह करे कि इमरान खान जो है वो उसके इर्द गिर्द जो राइट लेफ्ट में जो मेरे जो असलम साहब बैठे हैं, लेफ्ट में भाई का नाम मुझे नहीं पता है, उनके उसके राइट लेफ्ट में एक सिर्फ सियासी शख्स है, वो है शाह महमूद कुरैशी। बाकी सारे जो है कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई जो है डेंटिस्ट है, कोई बालों को वो डाई करती है जो है अपने शीर मजारी। वो पहली दफा मैंने वाहिद पाकिस्तानी औरत देखा है जो पर्पल बाल के साथ वहाँ पार्लियामेंट में बैठती है। तो मतलब उनको चाहिए कि सियासी लोगों को इन्वॉल्व करें अपने साथ, क्योंकि देखिए लोगों के पास इस वक्त अगर कोई भी लीडरशिप, क्योंकि पब्लिक सबसे तंग आ गई है, ये मैं आपको बताऊं, पब्लिक जो है मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि मैं अभी अपने आप को जब मैं टॉक शोज में जाता हूँ तो मैं जो दिल का भड़ास है वो मैं पूरी निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई फोन नहीं आएगा वो कहेगा ये आपने क्या कह दिया पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। जो मेरे दिल के अंदर बात है वो मैं खुलकर अभी कर लेता हूँ, तो वो मैं पूरा फायदा उठाकर और जब पूरा दिल का भड़ास निकाल दूंगा फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा, और मुझे पता है उसके बाद फिर मैं जो भी बात करूंगा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होगा। तो आप लोगों की मेहरबानी, मैंने काफी एक लंबी तकरीर की है, लेकिन जो बातें मेरे साथ मुंसलिक थी वो मैंने आप लोग अपनी दिल की बातें बताई हैं। आप लोग यहाँ पर कुछ अगर पूछना चाहे तो जरूर मुझसे पूछिए। नासिर न्यूयॉर्क, आपने काफी लंबी चौड़ी तकरीर की,
टीवी पे भी हम सुनते रहते हैं। जो आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ पसंद ना पसंद। और हमारे यहाँ जो भी लीडर आते हैं पाकिस्तान से, इससे भी लंबी चौड़ी जज्बाती तकरीरें करते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो वो भूल जाते हैं वो जहाँ पे क्या क्या गए थे। एक बात, आपका ताल्लुक कराची से, इस वक्त सबसे ज़्यादा हालात ख़राब कराची के हैं, इन ख़राब हालात में आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप सवाल करें। जी, सवाल यह कि अगर आपको इस वक्त कराची का इख्तियार दे दिया जाए कि आप कराची के हालात ठीक करो, तो आप क्या करेंगे? कराची के हालात खराब करने में मेरा हाथ का, तो मैं चाह रहा था आप जरा उस पर स्पेसिफिकली पूछते कि मेरा हाथ कैसे था, क्योंकि मैं पिछले 2009 से MNA होते हुए, मिनिस्टर होते हुए मैं घर बैठ गया था, क्योंकि मेरे इख्तिलाफात जरदारी साहब से इसी बात पे शुरू हुए कि जरदारी साहब ने लियारी के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स को पावर दे दिया था, यानी गैंग वॉर के जो सरबराह थे उसके कहने पर लियारी का SP लगता था और गैंग वॉर के सरबराह के कहने पर SHOs लगते थे। और जब मैंने ये हालत देखी तो मैंने एज अ मिनिस्टर रिजाइन किया। तो कम से कम आप हकीकत लोगों के सामने ये पेश करें, और आपको यू शुड नो द बैकग्राउंड ऑल्सो कि मैंने इसी बुनियाद पर मैंने इस्तीफा दिया था एज अ मिनिस्टर कि ये जरदारी साहब गलत कर रहे हैं। और यही हुआ कि जरदारी साहब को जब मैंने कहा कि यही लोग आपके सर पर आकर बैठेंगे क्रिमिनल, तो जरदारी साहब को एहसास हुआ कि जब 2013 के इलेक्शन में इन्हीं क्रिमिनल ने कहा कि इन्हीं गैंग वॉर के लोगों ने कहा कि अगर हमारे नुमाइंदों को टिकट दोगे तो हम सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम पीपल्स पार्टी को लियारी में एंटर नहीं होने देंगे। और आज ये हालात है लियारी के अंदर कि पीपल्स पार्टी एंटर नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने जाकर वहां जलसा किया आज से 1-1.5 महीना पहले। तो इस तरीके से आपके जो पहला सवाल है कि मेरे उस के हालात खराब करने में मेरा हाथ है। दूसरा आपका है कि अगर मुझे इख्तियार दिए गए तो मैं सबसे पहला काम कराची में ये करूंगा कि अगर मुझे जब इख्तियार मिलेंगे तो सबसे पहले जो इख्तियार देने वाला होगा मैं उससे कहूंगा कि मुझे मेरे काम में इंटरफेयर नहीं किया जाए। मुझे पता है, मैं कराची के छप्पे छप्पे से वाकिफ हूँ। मैं 25 साल का था, पहली दफा MPA बना हूं मैं। मुझे पता है कि कराची के प्रॉब्लम्स क्या हैं, मुझे पता है कि कराची के मसाइल क्या हैं। कराची के अंदर पिछले मेरे ख्याल में 5 साल हो गए लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं हुए हैं। कराची के अंदर पीने का पानी नहीं है, कराची के अंदर बिजली नहीं है। कराची मेगा सिटी है, ये मेट्रो बस आपने पिंडी और इस्लामाबाद के लिए बनाया, अगर आप यही कराची में बनाते तो कितना मसाइल, कितने मसले हल होते। तो कराची के मसले मुझे पता है, लेकिन मेरी पॉलिसी है स्टिक एंड कैरेट की। जो कैरेट समझता है उसको आप कैरेट, जो स्टिक समझता है उसको स्टिक के जरिए, लेकिन हालात आपको कंट्रोल करने हैं। और आपकी जिम्मेदारी जब होगी तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है, और जब मुझे जब ये जिम्मेदारी मिलेगी उस वक्त इंशाल्लाह मैं जब दोबारा आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि 6 महीने में आप फर्क देख लेंगे मैंने कराची में क्या फर्क लेकर आया। नबील कपूर साहब, आपने ये कहा है कि भाई कौम फौज की तरफ देख रही है, आपने ये भी बताया कि फौज क्या कर रही है, ऑपरेशन बिल्कुल सही है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने फ़ौज को इसी तरह मिशन के साथ, एजेंडे के साथ आते देखा है, और 8-8, 10-10 साल के वक्फों के बाद फिर उसके नताइज भी कौम ने भुगते हैं। इस मरतबा वो आप कौन सी चीज़ देख रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ़ौज जो है ये बिल्कुल हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर, अपने किसी और एजेंडे के अलावा सिर्फ हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर काम कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हमारी फ़ौज पिछले 30 साल में 2 अफगान जंगों को लड़कर थक चुकी है। इस कदर थक चुकी है कि वहाँ रोटेशन भी नहीं हो रही। ऐसी फ़ौज जो है वो मुल्क की सरहदों के साथ साथ अंदर के भी मसाइल हल करेगी कि क्या इसमें कोई फटीग, आर्मी की फटीग का और आर्मी के एग्जॉस्ट होने का खतरा तो नहीं? आपका जो पहला सवाल था कि फौज का पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा गलत रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं देखें, जो टीम होती है ना, हर एक प्राइम मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ हो, हर इंसान डिफरेंट होता है।
मुशर्रफ साहब कहते थे कि जी मैं तो हवाई जहाज में था, मुझे ये नहीं पता चला मुझे दिखा किसने दिया। ठीक है जी। जनरल रायल शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की अवाम उनको खुद कह रही है कि आप आए, और जो लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन इनको नहीं मिलेगा शायद, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि जनरल रायल शरीफ को एक्सटेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो कमिटेड सोल्जर्स हैं और वो मेरिट पर है, और उनको एक्सटेंशन वैसे ही मिल चुकी है पाकिस्तान की अवाम की तरफ से, और वो अपना एजेंडा पूरा करके जाएंगे। क्योंकि हर एक शख्स, ज़ियाउल हक, अयूब खान, मुशर्रफ और रायल शरीफ में फर्क है। तो मैं समझता हूं कि रायल शरीफ की जो पॉलिसीज हैं वो दुनिया भर में जो दौरे कर रहे हैं, और आपको पता है कि हमेशा हेड ऑफ स्टेट दौरा करता है, लेकिन क्यों आर्मी चीफ दौरा कर रहा है? क्योंकि ऑन बोर्ड नवाज शरीफ साहब चाहे नहीं चाहे हैं तो दोनों शरीफ बरादरान, तो दोनों शरीफ है, तो दोनों में से जो दोनों शरीफ मिल गए हैं तो वो दोनों एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे ये ज़ाती तौर पर पता है कि जनरल रायल शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे। वो इसी तरीके से जो अभी सिस्टम चल रहा है वो चाहेंगे सिविलियन गवर्नमेंट अपना काम करे, और जो करप्ट अनासर हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उस पे वो जो है बीच में रुकावटें नहीं डाले, जिस पे नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ दोनों ऑन बोर्ड है। और यही वजह है कि आज आसिफ जरदारी ने जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयान दिया कि आप हमारे खिलाफ जो है ये 90 वाला जो है पॉलिसी जो 90 में हो रहा था हमारे खिलाफ, वही आपने जो है दोबारा शुरू किया। वो इसलिए तो कह रहे हैं कि आप खामोश क्यों हैं, हमारे खिलाफ ऑपरेशंस हो रही हैं। और आप कह रहे हैं जो फटीक, आप कह रहे हैं जो थक जाती है, पाकिस्तान की फौज कमजोर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान वाली सिचुएशन से 10 दफा और निकल सकती है। पाकिस्तान की फौज के अंदर जो आप कह रहे हैं रोटेशन नहीं हुई है, तो आसिफ जरदारी साहब की ये बात मान लेते हैं कि हर 3 साल बाद तो रोटेशन होती है। तो न्यू ब्लड भी आए हैं, यंग लोग। जब मुशर्रफ आर्मी चीफ था तो उस वक्त जनरल रायल शरीफ जो थे वो मेरे ख्याल में कर्नल थे, जनरल रायल शरीफ कर्नल थे और आर्मी चीफ मुशर्रफ थे। तो आज वो कर्नल आर्मी चीफ बन गया है, तो रोटेशन तो हुई अपनी जगह। और इस वक्त कराची के हवाले से मैं इसलिए आपको बोलूं, जो एक 4 रुकनी टीम है, ये जो कह रहे हैं ना एपेक्स कमेटी, ये एपेक्स कमेटी बराए नाम की है। अब आप सोचें कि एपेक्स कमेटी का चेयरमैन कहते हैं, कैप्टन जो है वो कायम अली शाह है। अब वो कायम अली शाह बेचारा जो है वो बगैर सहारे का बाथरूम नहीं जा सकता है, तो वो ऑपरेशन कैसे जो है कर सकता है? वो हर वक्त सोते रहते हैं सब। वो सोता है। तो ये जो 4 रुकनी कमेटी, जिसको मैं एपेक्स कमेटी समझता हूँ, वो है आर्मी चीफ, डीजी ISI, कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स। ये जो टीम इनको मिली है ना, ये बड़ी कमिटेड टीम है और वो अपना काम कर रही है। अभी ऐसी टीम की जरूरत जो है वो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में भी कोई कम करप्शन नहीं हो रही है। पंजाब में अगर कोई ये समझ रहा है कि पंजाब में सब कुछ ठीक है और सिर्फ करप्शन सिंध में हो रहा है, तो पंजाब में भी ठीक ठाक वहाँ पर करप्शन हो रही है। उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ आप 48 घंटे में 1-2 बड़े शख्सियात हैं जिनकी गिरफ्तारी मुतवक्किल है, जो कि वजीर भी हैं। फौज ने तो कह दिया पंजाब की बात, जी फौज ने तो कह दिया पंजाब की बात। नहीं, सबके साथ हो रहा है। और कोई सवाल चाहता हूँ, तो आपने मिलिट्री के बारे में बड़ी तारीफ की है, हकायक बताए हैं, हर कोई यहाँ नेशनलिस्ट बैठा है, आप कहीं मिलिट्री के एजेंडे पे तो नहीं आए इधर? अच्छा, सेकंड ये है कि आप PTI में कब ऐलान कर रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ? थर्ड ये है कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बारे में कोई बात नहीं की। जनरल मुशर्रफ उधर है, आपने जनरलों की तारीफ की, इंक्लूड जनरल मुशर्रफ। तो आप ऑन द अदर हैंड आप समझते हैं कि बीबी मेरी लीडर है, आपने डिस्क्राइब किया, बताया, तो आपने उनके बारे में बात नहीं की। जनरल मुशर्रफ और बीबी का जो ना मर्डर केस है उसमें इन्वॉल्वमेंट के बारे में। देखिए जनरल मुशर्रफ की आपने कहा कि बीबी के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट, वो तो मैं समझता हूँ कि खुद आसिफ जरदारी साहब ने कहा है
कि जो बीबी के मर्डर में जो लोग शामिल हैं वो तकरीबन सारे एलिमिनेट हो। मैंने एज अ पीपल्स पार्टी MNA ये बात, अच्छा मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, सेंट्रल कमेटी में मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि हम शर्मिंदा है कि बीबी के कातिल अभी भी जिंदा है। तो परवेज मुशर्रफ केस जो है वो कोर्ट में, ये खुदा जानता है कि उसको नोटिस में था या नहीं था, लेकिन मैंने कभी उसकी तारीफ नहीं की है परवेज मुशर्रफ की। मैं सिर्फ एक जनरल की तारीफ कर रहा हूँ जिसका मुझे नजर आ रहा है, जिसका मैं कराची से अभी कुछ 10 दिन पहले निकला हूँ, जिसका मुझे पता है रिजल्ट्स क्या है। और ये यहाँ पे बैठ के हम जो देख रहे हैं, हमें रोज खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार करने का मतलब क्या है? डॉक्टर आसिम का गिरफ्तारी जो है वो डायरेक्ट जरदारी साहब की गिरफ्तारी है। तो ये सारी चीजें ये दिख रही है, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मुझे एजेंडा अगर जरूरत पड़ी, अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, जिस तरह आप लोगों ने कहा कि अगर आपको जिम्मेदारी दी गई तो मैं जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मैं फौज के कंधे पर बैठ के आने के लिए तैयार नहीं हूं। फौज के कंधे से नहीं बल्कि इलेक्शन के जरिए आने के लिए तैयार। और पीटीआई की शमूलियत की ज़्यादा आपने बात की है, तो मैंने आज जैसे पहले कहा कि मेरे इमरान खान से मुलाकात भी हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा। पीटीआई के कुछ लीडर जो हैं उनको मेरे से बहुत ख़तरा भी है, और वो समझते हैं कि नबील गबूल के आने से शायद फिर हम लोग की वैल्यू गिर जाएगी, और उन्होंने मेरी मुखालफत भी की है। ये बात मैं आज आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि खुसूसन कराची की पीटीआई के लीडर्स ने मेरी मुखालफत की है कि जी नबील गबूल को नई पार्टी में लिया जाए, और इमरान खान साहब ने उनको सबको कहा कि नहीं, कराची में हमें नबील गबूल की ज़रूरत है क्योंकि पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ से वापसी में इंशाल्लाह जाकर फाइनल अगर मेरी मुलाकात हुई इमरान खान से तो हो सकता है मैं पीटीआई में इसी महीने अगस्त या सितंबर में शमूलियत हो सकता है मैं कर लूँ।